गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? हम लोग अभ्यास सागर का कार्य कर रहे हैं आजकल। और आपको पता है कि अभ्यास सागर में हमने चैप्टर नंबर 16 देशभक्त पुरु, जिसमें व्याकरण कार्य में संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया और समुच्चय बोधक अव्यय प्रारंभ किए हैं। और इसमें हम संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया का अभ्यास कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं और साथ ही साथ समुच्चय बोधक अव्यय का अभ्यास भी हमने किया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, जहाँ दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया मुख्य क्रिया या मूल क्रिया को पूरा करने में सहायता करती है वो रंजक क्रिया होती है। और हमने इसके बहुत सारे उदाहरण भी किए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इन्हें कनेक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो हिंदी में हम उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और बहुत सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, या, अथवा, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, तथापि, ताकि, कि, ये सब हम जो है वो ये सब क्या है, दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उपवाक्य होता है जहाँ पर एक वाक्य पूरा होता है लेकिन दूसरा वाक्य अर्थ के लिए पहले वाक्य पर निर्भर करता है, तो उपवाक्य को जोड़ते हैं। तो इसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं और इसके भी उदाहरण हमने इससे पहले पीरियड में किए थे। आज हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। बहुत सरल है। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित समुच्चय बोधक अव्यय भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। बहुत सरल है। आपको क्या करना है, आपको केवल वाक्य को पूरा करना है, रिक्त स्थान है। और इससे भी अच्छी बात है कि आपको इसमें हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है। सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। नेहा और श्वेता बगीचे में घूम रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? डॉक्टर साहब एक रोगी की जांच कर रहे थे, इसलिए वे टेलीफोन न सुन सके। यदि आप घर आएं तो मिठाई जरूर लेते जाएं। तो ये इस तरह से हमने समुच्चय बोधक अव्ययों को पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। नीचे दिए गए वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय छांटकर लिखिए। अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। अब देखिए इसमें दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है अपने सम्राट से कहना। ठीक है, ये उपवाक्य है क्योंकि ये वाक्य पूरा नहीं है। हम उसे हारना सिखा देंगे। अब इस वाक्य को उपवाक्य क्या है, हम उसे हारना सिखा देंगे। और प्रधान वाक्य क्या है, अपने सम्राट से कहना। तो ये जो दोनों वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, दोनों को की जोड़ रहा है। ये आप सरलता से समझिए कि दो वाक्य हैं। ये आपके सिलेबस में इतना अभी है भी नहीं 7th क्लास में। आप बिल्कुल सरलता से समझिए कि दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है अपने सम्राट से कहना और दूसरा है हम उसे हारना सिखा देंगे। तो इसको हम की से जोड़ रहे हैं। की ये योजक है। जब क पे बड़ी की मात्रा की आती है तो आप ध्यान रखिए वो कारक होता है, संबंध कारक होता है। और जब छोटी की मात्रा आती है तो की ये योजक होता है, यानी कनेक्टर होता है। तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप लोग इस तरह की गलती सबसे अधिक करते हैं कि जब आप की या की का प्रयोग करते हैं तो आप छोटी और बड़ी की मात्रा से ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें कौन सा प्रयोग करना है, कहाँ पर किस चीज़ का कौन सी की का प्रयोग होगा, की का होगा या की का होगा। तो ध्यान रखिए की यानी बड़ी की मात्रा संबंध कारक है। जैसे सीता राधा की बहन है तो उसमें की आ रहा है, वहाँ की नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो ये योजक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर
छोटी की मात्रा आ रही है, योजक है, कनेक्टर है, इसलिए की क्या है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो समुच्चय बोधक अव्यय है। सब कुछ कहा सम्राट। एक वाक्य, पुरु लड़ने के लिए तैयार है। दूसरा वाक्य, दोनों वाक्य जोड़े जा रहे हैं किससे, फिर भी से, तो फिर भी क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है, तो चमक और गड़गड़ाहट दोनों को और शब्द जोड़ रहा है, तो और समुच्चय बोधक अव्यय है। आपको अभी बताया कि समुच्चय बोधक अव्यय में दो शब्द भी जोड़े जाते हैं। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। फिर से दो वाक्य हैं, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, शाम को खेल सकूं, ताकि से जुड़ रहे हैं, तो ताकि समुच्चय बोधक अव्यय है। यद्यपि रामानुजन बहुत बीमार थे तथापि वे अंकों से खेलते रहे। अब यहाँ पर ये दोनों, यद्यपि भी और तथापि भी, ये दोनों ही जो योजक हैं ये वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों ही समुच्चय बोधक अव्यय हैं, यद्यपि भी और तथापि भी। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 है। ये प्रश्न नंबर 10 आप स्वयं करेंगे, इसमें मैं आपको कोई भी सहायता नहीं करूँगी। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। हालांकि ये भी बहुत सरल है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम उच्चारण करते हैं अंग की आवाज़ आती है, और आप लोग अक्सर बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब बहुवचन बनाते हैं तो बिंदी का यानी अंग का अनुस्वार का प्रयोग करना भूल जाते हैं। तलवार, तलवारें। अब देखो, जब आप रें बोलते हैं, रें, अंग की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब मात्रा के साथ बिंदी लगेगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये हालांकि चंद्रबिंदु का स्वर है, लेकिन व्याकरण का नियम हमें ये बताता है कि जहाँ मात्रा होती है वहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगाया जाता, वहाँ केवल बिंदी लगाई जाती है। अनुस्वार के तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यद्यपि अंग की आवाज़ आ रही है जो अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु का चिन्ह है, लेकिन नियम के अनुसार हम मात्रा के साथ अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, इसलिए एक ही मात्रा के साथ बिंदी लगेगी। फिर मैदान में, मैदानों, ओ, यहाँ भी देखिए आप स्वर आ रहे हैं, ओ, तो बिंदी लगेगी मैदानों में, ओ की मात्रा के साथ। सैनिक की, सैनिकों की। फौज, फौजें, फौजें। कैदी को कैदियों, यों। आप ध्यान रखिए उच्चारण करते हुए, क्योंकि हिंदी कैसी भाषा है, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें छोटी से छोटी जो ध्वनि है, बिल्कुल सबसे छोटी आवाज़ जो है उसको भी कभी हम साइलेंट नहीं करते हैं, वो भी लिखी जाती है, चाहे वो चिन्ह के माध्यम से लिखा जाए। कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन, कोई भी उच्चारण जो है वो हिंदी में साइलेंट नहीं होता है। तो कैदी को, कैदियों को, द पे छोटी की मात्रा आ जाएगी। जब भी हम, ये भी व्याकरण का नियम है कि जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी की मात्रा हो, बहुवचन बनाते समय वो बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है। उदाहरण के लिए नदी अगर शब्द है और बहुवचन बना रहे हैं नदियाँ, तो द पे मात्रा छोटी की हो जाती है। इसी तरह से नारी, नारियाँ, र पे छोटी की मात्रा हो जाती है। तो ये नियम है। इसी प्रकार से जब आप बहुवचन बनाते हैं, ऊ की मात्रा है बड़े ऊ की, तो वो जब बहुवचन बनाते हैं तो वो छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाती है। ये व्याकरण का नियम है। मैदान में, मैदानों, नो, यहाँ भी अंग की आवाज़ आ रही है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर हमें लिंग बदलना है, और आपकी सहायता के लिए जो है वो बॉक्स भी दिया हुआ है, हेल्पिंग बॉक्स बराबर में साइड में। तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ से छांट कर लिखना है, इसलिए स्पेलिंग्स की यानी वर्तनी की आपकी गलतियाँ, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। आप लोग बहुत ध्यान से बच्चों इसको करेंगे। सबसे पहले है कवि और उत्तर है कवयित्री। ध्यान रखिए मात्राओं का, अक्सर उच्चारण में भी गलत बोला जाता है, लोग कवित्री बोल देते हैं, कवित्री, कवित्री नहीं होता, कवयित्री। जब हम सही उच्चारण करते हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है कि हम कौन सी मात्रा का कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। कवयित्री। माली, मालिन, देखिए यहाँ भी जो है वो लिंग बदला तो मात्रा बदल गई। वीर,
वीरांगना, विधवा, विधुर, लेखिका, लेखक, सहपाठी, सहपाठिन। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है आपका, क्योंकि ये रिवीजन है तो इसमें रूढ़ यौगिक शब्द आपसे छंटवाए गए हैं। आपको रूढ़ शब्द छांटने हैं और यौगिक शब्द छांटने हैं। नीचे हमें बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको मैं फिर से बता दूं कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो इनका अर्थ परंपरा से चला आ रहा है, जिनको अलग करने पर हमें कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है, और जो शब्द किसी अन्य शब्द की या शब्दांश की सहायता से नहीं बनते हैं, वे रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द जो दूसरे शब्द या शब्दांश की सहायता से, चाहे वो उपसर्ग हो या प्रत्यय, उसकी सहायता से बनाए जाते हैं, या एक शब्द भी हो सकता है, दूसरा शब्द भी हो सकता है साथ में। तो देखिए, रूढ़ शब्द कौन सा है? कूच। प्रवेश, प्र प्लस वेश, यौगिक हो गया। फिर सबक, रूढ़ शब्द है। सेनापति, सेना प्लस पति, यौगिक शब्द है। दोनों शब्द हैं इसमें, सेना शब्द है और पति भी शब्द है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है सेनापति, इसलिए यौगिक शब्द है। फिर है निर्दोष, निर्दोष भी यौगिक है, क्योंकि निर प्लस दोष, शब्दांश प्लस शब्द, तो यौगिक शब्द है। दूत, दूत फिर से क्या है? रूढ़ शब्द है, क्योंकि किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बना है, और यदि हम इसको अलग अलग कर दें इसके अक्षरों को, तो ये अर्थहीन हो जाएगा। इसके बाद आपका इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, आप अपने दोस्त से बहुत दिनों बाद मिलते हैं। आप दोनों के बीच जो बातचीत होगी उसे संवाद रूप में लिखिए। ये मैंने बच्चों आपको पहले भी समझाया है कि जब हम संवाद लिखते हैं तो हम दोनों ही भूमिकाएं हमें ही निभानी हैं, अपनी भी और अपने मित्र की भी। आप मित्र का कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है? तो अपने लिए आप मैं लिखेंगे, लेकिन मित्र का आप नाम लिखेंगे, ठीक है? मान लीजिए आप अपने मित्र से बहुत दिनों बाद मिले, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे मैं के बाद आपको क्या करना है? निर्देशक चिन्ह लगाना है, डॉट लगा के, और आगे आप क्या मित्र से क्या पूछेंगे कि जो भी आप उसका नाम रख रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, अरे राम, तुम तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कैसे हो? अब मित्र का नाम क्या है? मान लीजिए आपने राम रखा, तो आप अगले संवाद में लिखेंगे राम। आप ये नहीं लिखेंगे राम ने कहा, आप केवल राम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे 2, और उसके बाद आप लिखेंगे मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर गया था। फिर आप क्या पूछेंगे? तो आप अपने लिए आप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैं, ठीक है? आप उससे क्या पूछेंगे कि तुम कहाँ गए थे? फिर वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। तो राम यानी मित्र भी आप हैं और अपनी भूमिका भी आपको निभानी है, मित्र की भी। तो मित्र के संवाद भी आप ही को बोलने हैं और अपने भी आपको बोलने हैं। तो हम वहाँ पर ये ऐसे संवाद कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते हैं, मैंने कहा, राम ने कहा, नहीं, सिर्फ हम नाम लिखते हैं और जो भी है, और उसके आगे 2 बिंदी लगाते हैं। फिर जो उसने कहा, उसके शब्द, वो हम